दोस्तों, रात के आसमान में अनगिनत तारों को देखकर एक ख्याल आता है कि क्या हमारे इस ब्रह्मांड का भी कोई मैप है जिसे देखकर हम पता कर सके कि ब्रह्मांड में मौजूद तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं कहां पर मौजूद हैं। ये पूरा ब्रह्मांड किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है, हम इतने बड़े ब्रह्मांड में कहां मौजूद है। अगर हमें किसी तारे की यात्रा करनी हो तो हम उस मैप से उस तारे पर जाने का रास्ता देख सकें। अगर एक मोस्ट एडवांस क्वांटम कंप्यूटर की मदद से हम यूनिवर्स के सभी प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज को इंक्लूड करते हुए एक मैप बनाए तो इसमें कई अरब साल लग जाएंगे। फिर भी हम पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मैप नहीं बना पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों ने हमारे यूनिवर्स का एक ऐसा मैप बनाया है जो फ्यूचर में हमें इस रियलिटी तक भी पहुंचने में मदद करेगा। यहां तक कि इस मैप में हमें पैरेलल यूनिवर्स के होने का भी संकेत मिलता है। दोस्तों, यूनिवर्स का मैप एक आम मैप से कैसे अलग है, इसे जानने के लिए आपको इसके डायनेमिक नेचर को समझना पड़ेगा। कैसा होता अगर आपको जयपुर से दिल्ली जाना होता, लेकिन जयपुर और दिल्ली दोनों ही एक जगह फिक्स न होकर पानी में तैर रहे होते। इस वजह से आपको यहां पता करना होता कि दिल्ली आने वाले समय में किस पोजीशन पर होगी, ताकि आप उस पोजीशन की तरफ जा सके। ऐसे में अगर सभी देश, राज्य और शहर इसी तरह चल रहे होते तो हमारे मैप किसी काम के नहीं होते। दोस्तों, इसी तरह हमारे यूनिवर्स का भी यही हाल है, जहां हमारी डेस्टिनेशन ही अपने आप में किसी विशेष दिशा में विशेष गति से मूव कर रही है। ऐसे में अंतरिक्ष में जाने के लिए एक स्टैटिक मैप की नहीं, बल्कि एक डायनामिक मैप की जरूरत होगी। आमतौर पर किसी भी जगह का मैप किसी फ्लैट सरफेस पर बनाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे पूरे यूनिवर्स की, तो ब्रह्मांड का मैप किसी पेपर पर नहीं, बल्कि एक पावरफुल कंप्यूटर के अंदर बनाना पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स एक स्टैटिक यानी स्थिर जगह नहीं है, यहां पर सब कुछ गतिशील है, हर चीज मोशन में है। सबसे पहला मैप हमें यूनिवर्स के अंदर हमारी यूनिक पोजीशन बताता है। चलिए आपको लेके चलते हैं हमारे बड़े घर, जहां हम यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। दोस्तों, ये है हमारी गैलेक्सी, जो कि लेनियाकिया सुपर क्लस्टर का एक काफी छोटा पार्ट है, जिसके अंदर 1 लाख गैलेक्सीज मौजूद है। और यह लेनियाकिया सुपर क्लस्टर का मोस्ट डिटेल्ड मैप है, जहां सारी गैलेक्सी किसी गुच्छे के रूप में मौजूद है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे करोड़ों क्लस्टर्स हैं, जिनमें से हमारी गैलेक्सी इस लेनियाकिया सुपर क्लस्टर का पार्ट है। साइंटिस्ट ने 8000 पड़ोसी आकाश गंगाओं की पोजीशन और मास को लेके एक मैप तैयार किया, जिसमें उनकी पोजीशन और मूवमेंट को दिखाया है। दोस्तों, इस मैप से वैज्ञानिकों को एक ऐसी बात पता चली जिसने उनके होश उड़ा दिए, यानी कि मिस्ट्री ऑफ द ग्रेट अट्रैक्टर, यानी यूनिवर्स की अधिकतर गैलेक्सी का फ्लो एक ऐसे पॉइंट की तरफ जा रहा है जहां पर कुछ ऐसा है जो सबको अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन आखिर वहां ऐसा क्या है? ग्रेट अट्रैक्टर की इस मिस्ट्री ने साइंटिस्ट्स को पिछले 30 सालों से अपने पीछे लगा रखा है, और अब तक यह रहस्य पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है कि आखिर इतनी पावरफुल चीज क्या है जो इतनी गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींचे जा रही है। यह मैप हमारे सुपर क्लस्टर का है, लेकिन हमारा दूसरा मैप काफी ब्यूटीफुल और कई रहस्यों से भरा है, जिसे गाइया प्रोब द्वारा बनाया गया है। इस मैप में हमारे चारों तरफ के 3 लाख तारों को कैद किया गया है। इस मैप को हम वीडियो में विजुअलाइज कर सकते हैं और इस 3 डायमेंशनल मैप में फ्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस मैप के केंद्र में हमारा सूर्य है। धीरे धीरे हम 320 प्रकाश वर्ष की दूरी तक चले जाते हैं। इतनी दूरी सूर्य के चारों तरफ स्पेस में 3,31,312 तारे हैं, जिन्हें इस 3D मैप में कैद किया गया है। यानी यहां हम अपने पड़ोसी तारों के बारे में जान सकते हैं। यहां इन तारों को ऐसे ही रखा गया है जैसे वे यूनिवर्स में मौजूद हैं। इन तारों के समंदर में डुबकी लगाते हुए हम देख पा रहे हैं कि यहां इन तारों को अलग अलग कलर्स दिए गए हैं, जो कि असल में इनके टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां न सिर्फ इन लाखों तारों की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी दी गई है कि आखिर ये सभी तारे किस दिशा में जा रहे हैं। इनमें से काफी तारे बाइनरी स्टार्स हैं, जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। हम इन्हें यहां विजिट भी कर सकते हैं, जहां हम इन सब की डायरेक्शन भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे पड़ोसी स्टार क्लस्टर्स को भी हम यहां देख सकते हैं, जिसे हायाडीज स्टार क्लस्टर कहा जाता है। ये तारे 60 करोड़ साल पहले बने थे। इन तारों को पीले कलर से हाईलाइट किया गया है और ये सब एक फिक्स डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं।
क्योंकि जिस मॉलिक्यूलर क्लाउड से यह बने थे वह इसी दिशा की ओर गतिशील था। यही पास में दूसरे स्टार क्लस्टर कोमा बेरेनिस भी मौजूद है, जिन्हें पीले कलर में दिखाया गया है, और इनकी डायरेक्शन भी हम देख पा रहे हैं। अब अगर हम अपने इस मैप से बाहर आकर देखें तो हमें सारे 3 लाख तारे एक साथ 100 पार्सेक वॉल्यूम के अंदर दिख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं हमें पता चलता है कि हमारी गैलेक्सी के मुकाबले यह रीजन काफी छोटा है। यानी हमारी पूरी गैलेक्सी के तारों को अगर इस तरह मैप किया जाए इसमें काफी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हमारी गैलेक्सी के अंदर 200 अरब तारे मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों ने लार्ज लेवल पर हमारे यूनिवर्स का भी एक मैप भी बनाया है, जिसे हम देखने वाले हैं। यह है स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे द्वारा बनाया गया यूनिवर्स का एक मैप, जहां हम यूनिवर्स का एक स्लाइस देख सकते हैं। इसमें दिखाया गया एक एक डॉट एक एक गैलेक्सी है, जिसमें धरती से ब्रह्मांड के अंत तक मौजूद 2 लाख गैलेक्सीज को दिखाया गया है, और इनकी एक्चुअल पोजीशन पर इस मैप में इन्हें प्लेस किया गया है। यह मैप यूनिवर्स का एक छोटा सा स्लाइस है, लेकिन इसे एक्सप्लोर करने पर आपको यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, इस मैप में दिखाई देने वाली गैलेक्सीज एक दूसरे से किसी वेब की तरह जुड़ी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे ब्रह्मांड का एक बड़ा भाग कॉस्मिक वेब की तरह कनेक्ट है। यह मैप हमें बताता है कि पूरा यूनिवर्स होमोजीनियस है, यानी यूनिवर्स में मैटर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी एक जगह काफी ज्यादा तो एक जगह काफी कम, बल्कि पूरे यूनिवर्स में मैटर बराबर फैला हुआ है। दोस्तों, इस मैप में हमारी पोजीशन सबसे नीचे है। जैसे जैसे हम इस मैप में दूर जाते हैं वैसे वैसे गैलेक्सीज के कलर व्हाइट से ग्रीन और ग्रीन से रेड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ अलग अलग कलर्स हमें यूनिवर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन सब गैलेक्सीज के कलर रेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब गैलेक्सी हमसे दूर जा रही हो, और यूनिवर्स के फैलने की वजह से इन गैलेक्सीज से आने वाली लाइट्स भी एक्सपैंड हो जाती है, जिसकी वजह से यह लाइट रेड कलर की ओर शिफ्ट हो जाती है। इसलिए हम जैसे जैसे दूर देखते हैं इन गैलेक्सीज का कलर भी बदल जाता है। पृथ्वी से 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर जितनी भी गैलेक्सीज है वो सब हमें ब्लू लाइट में दिखती है। इससे आगे 3 से 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर हमें अधिकतर इलिप्टिकल गैलेक्सीज दिखाई देती है, और जैसे जैसे हम और दूर देखते हैं हम समय में और पीछे देख रहे होते हैं, और इन सब का कलर धीरे धीरे पीला होने लगता है। इससे और आगे चलकर रेड हो जाता है। यहाँ पर भी हमें ज्यादातर गैलेक्सीज एलिप्टिकल मिलती है, लेकिन इनकी लाइट हमें रेड शिफ्टेड मिलती है। इसका मतलब है कि ये गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है, यानी हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर हम इस मैप में देखते हैं कि 8 से 9 अरब साल पहले हमें यूनिवर्स में अधिकतर ब्लू कलर की डोमिनेंस दिखती है। ऐसे में यहां सवाल उठता है कि अगर यूनिवर्स फैल रहा है तो हमें इतनी दूरी और समय में पीछे जाकर ब्लू कलर की लाइट नहीं मिलनी चाहिए। असल में दोस्तों, यहां हमें पता चलता है कि इतने साल पहले यूनिवर्स में अधिकतर क्वासर्स ज्यादा नंबर में मौजूद थे। दोस्तों, क्वासर्स काफी ज्यादा हाई लुमिनस होते हैं, यानी इनसे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी एक्स रे, गामा रे की फॉर्म में होती है, जिस वजह से ब्रह्मांड का एक्सपेंशन इस लाइट को इतना ज्यादा रेड शिफ्ट नहीं कर पाता है कि यह लाइट रेड, ऑरेंज और येलो दिखाई दे। इसलिए ब्रह्मांड का एक्सपेंशन इस लाइट को ब्लू कलर तक ही एक्सपैंड कर पाता है। दोस्तों, इस मैप से हमें पता चलता है कि 8 से 9 अरब साल पहले ब्रह्मांड में काफी हाई एनर्जी वाले क्वासर्स मौजूद थे। क्वासर्स वो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है जो अपने सराउंडिंग मैटर को निगल रहे होते हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा इंटेंस रेडिएशन पैदा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम और आगे चलें, यानी 12 अरब साल पहले, तब हमें फिर से रेड कलर की डोमिनेंस दिखाई देती है। यानी इस समय से चलने वाली लाइट इतनी ज्यादा दूरी तय करती है कि इन क्वासर्स की लाइट ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की वजह से इतनी ज्यादा रेड शिफ्ट हो जाती है कि यह रेड कलर की फ्रीक्वेंसी में दिखाई देने लगती है। दोस्तों, इससे आगे चलने पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और ये एक ऐसा समय है जहां चीजें काफी ज्यादा रहस्यमय बन जाती हैं कि आखिर इस समय यूनिवर्स कैसी स्टेट में था। इस मिस्ट्री को अनकवर करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारी मदद करेगा। यह समय डार्क एज के रूप में जाना जाता है,
इस समय हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स ने सारी अवेलेबल लाइट को अब्सॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से यह एक डार्क एरा बन गया जहां यूनिवर्स लगभग अंधेरे में छुपा था। दोस्तों, अंत में हमें ये जो वॉल दिखाई दे रही है, ये एक टाइम वॉल है, यानी ये वो समय है जिससे पहले हम कुछ भी नहीं देख सकते, और शायद यूनिवर्स की शुरुआत इसी से पहले हुई थी। इसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। दोस्तों, यह हमारे यूनिवर्स का सबसे पुराना मैप है, जिससे हमें ऐसी चीजें पता चलती हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यह मैप WMAP सैटेलाइट यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रोपी प्रोब द्वारा बनाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड के पैदा होने के 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स कैसा था। उस समय यूनिवर्स में क्या मौजूद था। यह मैप यूनिवर्स के उस समय का स्क्रीनशॉट है जब यूनिवर्स को पैदा हुए 3,80,000 साल हुए थे। इस मैप से पता चलता है कि उस समय यूनिवर्स में जो भी मैटर मौजूद था वह हर जगह लगभग समान रूप से फैला हुआ था, और गणितीय रूप से ऐसा होने के लिए यूनिवर्स को काफी तेजी से फैलता हुआ मानना पड़ेगा, यानी कि 0 सेकंड पर यूनिवर्स एक बिंदु से फैलना शुरू हुआ। तब यह मात्र एक माइक्रोसेकंड में एक बिंदु से फैलते हुए एक प्रकाश वर्ष जितना बड़ा हो गया, यानी एक अनइमेजिनेबल स्पीड से हमारा ब्रह्मांड फैला, जिस वजह से इसमें मौजूद मैटर हर जगह लगभग समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन दोस्तों, इस मैप में यह स्पीड ही सिर्फ हैरान करने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक और चीज हमें पता चलती है जिसे जानकर आप हक्के बक्के रह जाओगे। CMB के इस मैप में हमें दिखाई देने वाले अलग अलग कलर्स अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा हैरान कर देती है। वो है इस मैप में मौजूद कुछ कोल्ड स्पॉट। हमारे यूनिवर्स के साउथर्न गैलेक्टिक हेमिस्फेयर में काफी बड़ी और कोल्ड एनिसोट्रोपी मिलती है, जिसे कोल्ड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा रीजन है जहां टेम्परेचर यूनिवर्स के बाकी जगहों की बजाय काफी कम है। अब वैज्ञानिकों के अनुसार इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास और कोई कारण नहीं है बजाय किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के। एक कॉस्मोलॉजिस्ट लॉरा मेर्सिनी के अनुसार यह कोल्ड स्पॉट इस बात का सबूत है कि यूनिवर्स के पैदा होने के वक्त ही एक दूसरा पैरेलल यूनिवर्स भी पैदा हुआ होगा, जिसकी ग्रेविटी की वजह से इस कोल्ड स्पॉट से आने वाले फोटोन की एनर्जी लूज हुई होगी। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार अगर ये बात सही है तो हमें हमारे यूनिवर्स के ऑपोजिट हेमिस्फेयर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही कोल्ड स्पॉट मिलना चाहिए, और साइंटिस्ट ने कंप्यूटर एनालिसिस के थ्रू यह पाया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही सिमिलर कोल्ड स्पॉट है। ऐसे में कुछ साइंटिस्ट इस एविडेंस को पैरेलल यूनिवर्स के होने का प्रूफ मान रहे हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा यूनिवर्स किसी दूसरे बबल यूनिवर्स से टकराया होगा, जिस वजह से यह अनोमली पैदा हुई, क्योंकि इतनी बड़ी अनोमली को किसी भी नॉन फिजिक्स के नियमों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ रिसर्चर्स के अनुसार हम इस मिस्ट्री से तभी पर्दा उठा पाएंगे जब हम नए टेलीस्कोप जैसे जेम्स वेब के थ्रू कुछ नया डेटा ले सके, जिससे हमें कुछ नई जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है? क्या सच में यूनिवर्स का यह ओल्डेस्ट मैप हमें पैरेलल यूनिवर्स दिखा रहा है या कुछ और? आपको यह मैप एक्सप्लोर करके कैसा लगा, कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।